क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया। एक दिन क्लास होते हैं, 2 दिन छूट जाती है। अपने क्या है यार। बस बस बातें हो गई, हो गया। अब बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलिए। आज कोई त्योहार वहार है क्या? मतलब सब ग्लो ग्लो कैसे कर रहे हो? हाँ? अच्छा अच्छा। इससे पहले कोई थी क्या क्लास? सर की क्लास थी? कल्चर की क्लास थी। बढ़िया पीपीटी बना रखी थी जो भूल गए, पेन भी आज। क्या पढ़ रहे थे हम? किसान आंदोलन। अरे बस भी करो अब यार, हो गई बहुत बात है। हैं? किसान आंदोलन पढ़ रहे थे हम। और किसान आंदोलन में हम पहले ही आंदोलन प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है? बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और हमने इसमें प्रारंभ कर चुके थे और हमने कहा था कि हम इनको 3 चरणों में पढ़ेंगे। प्रारंभिक वो समय है जब क्या हो रहा है, स्थानीय जो नेता है वो एकजुट हो रहे हैं, किसानों में सद्भावना आ रही है, सद्भावना यानी कि एकजुटता आ रही है। दूसरा चरण जो था उसमें यह था कि एक प्रभाव का समय हम कह सकते हैं, और उसके साथ में ही जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो इसमें जुड़ने जा रहे हैं। और अंतिम चरण जो था वो पतन का समय था, जो हम प्रारंभ नहीं किया है हमने, और दूसरे चरण में ही हम आधे पढ़ चुके थे। मैंने आपको ये बताया था इसमें कि गंगाराम जी धाकड़ एक व्यक्ति है और उन व्यक्ति के घर पे मौसर का समय चल रहा है, मौसर का खाना चल रहा है। उस समय पर 3 व्यक्ति है, एक नानजी पटेल, एक ठाकरी पटेल और साधु सीताराम दास। ठीक है? दोनों बात कर रहे हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। उसी बीच में साधु सीताराम दास जो व्यक्ति है वो उनको ये कहता है कि सामंत से अगर आप परेशान हो तो आप कहाँ चले जाओ, महाराणा मेवाड़ के पास में। और महाराणा मेवाड़ उस समय कौन थे? फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी के पास वो जाते हैं तो फतेह सिंह जी कहते हैं कि अगर आपको ये परेशानी है तो मैं आपको एक व्यक्ति भेजता हूँ आपके यहाँ पे, जो सारी जांच करेगा। और वो व्यक्ति कौन होता है? हामिद। हामिद। ठीक है? हामिद वहां पे आता है तो हामिद का जांच आयोग बैठता है और हामिद कहता है कि हाँ ये बात सही है, और सामंत ने 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं। उसी बीच में हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह, 3 जो सामंत थे, चरणबद्ध ये आते हैं। और उसके साथ में ही 1903 में एक सामंत बनता है कृष्ण सिंह। वो 1903 में क्या कर देता है? चवरी कर लगा देता है। और चवरी कर का मतलब क्या है कि कोई भी लड़की की शादी होगी तो 5 रुपए क्या करेंगे? टैक्स के रूप में देंगे। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। और किसानों के बीच में जब ये चवरी कर का और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसान क्या कर देते हैं? पलायन चले जाते हैं, पलायन कर लेते हैं, यानी कि एमपी की तरफ पलायन कर रहे हैं। फिर जैसे तैसे कृष्ण सिंह और किसानों के बीच में मध्यस्थता होती है, किसान रुकते हैं। और उसके बाद में ही पृथ्वी सिंह नाम का एक व्यक्ति सामंत बनता है और वो क्या कर लेता है? तलवार बंदाई नामक एक नया कर लगा देता है, जिसे हम जोधपुर मलेरी मारवाड़ में हम क्या कहते हैं? हुक्मनामा। ठीक है? और मेवाड़ में क्या कहते हैं? पेशकशी। और जैसलमेर में क्या है? एकमात्र रियासत थी जहां पर यह टैक्स नहीं लिया जाता है, बाकी राजस्थान में सभी जगह यह टैक्स लिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये टैक्स लेते हैं उसके बाद में जो साधु सीताराम दास है उनको तो क्या करते हैं? वहां से निकाल देते हैं, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की जो पोस्ट होती है उससे वो बहिष्कृत कर देते हैं। और इस पूरे चरण में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा चरण किसानों में ये बात समझा सकता है कि हम सामंत के खिलाफ लड़ सकते हैं। दूसरा चरण प्रारंभ होता है। विजय सिंह पथिक 1916 में आ जाते हैं
और मैंने आपको बताया था ये उस समय विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे, और विद्या प्रचारिणी सभा चलाने के साथ में ही जब माणिक्यलाल वर्मा इनको कहते हैं कि पथिक जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो राजस्थान में होना चाहिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में होना चाहिए। जब विजय सिंह पथिक को यह बात पता चलती है कि मुझे कहाँ जाना है, बिजोलिया जाना है, और बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में, और ऊपर माल का यहाँ पे क्षेत्र लगता है। ऊपर माल का मैंने आपको बताया था कि भैंसोड़गढ़ से चित्तौड़गढ़, क्योंकि वहां पे जो घाटीनुमा संरचना है यानी कि आकृति है, भौगोलिक स्वरूप उसका ऐसा ही है, इसलिए उसको ऊपर माल कहते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर माल वाली जगह है ये राणा सांगा ने किसको दी थी, अशोक परमार को दी थी, क्योंकि अशोक परमार खानवा के युद्ध में आया था। कब होता है खानवा का युद्ध? 1527 में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये आ जाते हैं, पथिक जी यहाँ पे आ जाते हैं, तो पथिक जी ने सोचा कि यार ये सारा जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है वो व्यवस्थित नहीं चल रहा है, तो इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे। पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे, और कब करेंगे? 1917 में। और ये दिन कौन सा था? हरियाली अमावस्या दिन था। ठीक है, और उसमें कहेंगे अध्यक्ष मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मन्ना भाई है अपने, वो क्या है फ्री बैठे हुए हैं, तो इनको क्या कर दो, अध्यक्ष बना दो। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लोगों के लिए बना दिया, लेकिन इनको लगा कि यार जो युवा है वो क्या करेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या करना, ऊपर माल सेवा समिति नामक एक संगठन बनाते हैं। उनको कहते हैं कि ये पर्चा पकड़ो, और पर्चा कौन सा है? ऊपर माल का डंका। ये क्या करो, आप पढ़ो और बांटो। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। पहले हम स्टोरी लिखेंगे, या मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी इसके बाद में समझा देता हूँ। देखिए, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना जब हो चुकी थी, तो उसके बाद में क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जब किसी आंदोलन को प्रभावी रूप से चलाना होता है, तो किसी न किसी बड़े व्यक्ति से इसको जोड़ना होता है। तो बड़े व्यक्ति जोड़ने के लिए विजय सिंह पथिक ने कहा यार कि इस समय सबसे बड़ी, वैसे राजपूताना मध्य भारत सभा तो हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजस्थान सेवा संघ हमारे साथ जुड़ चुकी है, अब किसको जोड़ना है कि मैं इसको क्या करूंगा, कांग्रेस से जोड़ूंगा। उस समय सबसे बड़ा जो संगठन था वो कांग्रेस था, और कांग्रेस सीधे तौर से किससे लड़ रहा था? ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा था। ठीक है, मैं एक बात बताऊं आपको, आप मुझे बताइए, मैं तो क्या बताऊं आपको, आप ये बताइए कि आपने 3 चीजें पढ़ी होगी, एक गरम दल, एक नरम दल, एक आपने पढ़ा होगा क्रांतिकारी। ऐसा नहीं पढ़ा? पहले तो पढ़ा 1857 की क्रांति में, क्रांति। ठीक है, मुझे तीनों में फर्क बताओ, इनमें से आते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, दोनों में फर्क बताओ मुझे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं नरम दल वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि अहिंसा के पथ पर चल रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं, और जो गरम दल है वो क्या है, गांधीवादी विचारधारा के नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब मुझे ये बताइए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये किसमें है? गरम दल में है, नरम दल में? नरम दल में, गरम दल में। चलिए गरम दल में, और मैं ये कहूं कि ये दोनों ना तो गरम दल में थे ना नरम दल में है, तो ये क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी की परिभाषा बताओ, तो क्रांतिकारी की परिभाषा क्या? तो फिर गरम दल में क्या फर्क है? हाँ, ऐसा नहीं था। देखिए, आज से पहले आपने जो भी पढ़ा हो, ठीक है, उसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में डिलीट कर देना है, जिससे वो क्या परमानेंट रिसाइकल बिन में भी नहीं जाए, डायरेक्ट डिलीट हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना। अब जो मैं नई परिभाषा बता रहा हूँ वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, शायद कोई आपको बताए या नहीं भी बताए तो भी हमें क्या है, ध्यान रखना है। देखिए, गरम दल जो होता है ना, पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
तीन परिभाषा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। धर्मदल वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अहिंसा का काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी नरमदल, ठीक है, अहिंसा का काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, हिंसा भी नहीं कर रहे हैं, अहिंसा भी नहीं कर रहे हैं, धर्मदल। अब दोनों में डेफिनेशन में बताता हूँ। धर्मदल वाले लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश से सीधे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे कैसे, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह लड़ेंगे। यानी कि आपने कुछ कार्य किया, हम उस पर एप्लीकेशन लिखेंगे, आपको देंगे, आप स्वीकार करें या ना करें ये उनकी मर्जी है। तो ये हो गया, तो नरम दल का काम हो गया। गरम दल क्या करेंगे, उन पे प्रेशर बनाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती प्रेशर बनाएंगे, नहीं आपको ये करना ही है, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं फैलाएंगे। ये भी गरम दल का ही काम है। लेकिन क्रांतिकारी वो है कि तेने रेपट मारी मतलब तेरे को पूरा निपटा नहीं है। तो तीनों में फर्क है, समझ में आ गई बात। तो गरम दल क्या है, वो भी काम नरम दल के थ्रू कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव रूप में कर रहा है, बम ब्लास्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ले नरम दल तो बिल्कुल भी नहीं है। नरम दल तो भाई साहब आपने कुछ भी काम किया, मेरे को छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन दी, प्रिंसिपल की इच्छा, देना नहीं देना, फिर मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे जबरदस्ती के दूं, मेरे को लूज मोशन हो रहा है तो आपको छुट्टी देनी ही देनी, तो वो किसका काम है, गरम दल का काम। और तीसरा क्या है, वो बच्चा है जो स्कूल की दीवार फांग के बाहर चला जाता है, ना तो एप्लीकेशन देना है ना कुछ नहीं देना है। समझ में आ गई बहुत सीधी गणित। तो हमेशा ध्यान रखना, क्रांतिकारी, गरम दल और नरम दल सब में फर्क है। ये आप जब अब पढ़ोगे ना, भारतीय इतिहास जब पढ़ोगे तो अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, उन्होंने सेना बना दी थी। प्रारंभिक में वो गरम दल के नेता थे, लेकिन बाद में वो क्या क्रांतिकारी बन जाते हैं। कौन? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस की बात, हाँ बिल्कुल, जो हमें चंद्रशेखर आजाद समझ बैठा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने नागपुर में अधिवेशन किया। नागपुर में अधिवेशन करने के बाद में गांधी जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो नागपुर में करें। उस चीज से वो नाराज हो जाते हैं और जबरदस्ती एक बार वो हाथ पीते भी नहीं है, उन्होंने कहते हैं कि मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया वगैरह, वो बहाना भी बनाते हैं, जैसे भी कांग्रेस के अधिवेशन में हम पढ़ेंगे भी। फिर क्या होता है कि वो जापान चला जाते हैं। और उस समय सिनेरियो क्या होता है, थोड़ी सी हम आउट ऑफ बात कर लेते हैं। देखिए भारत का जो सिनेरियो ना, आप ये सोचते हैं कि भारत के इंटरनल जो पोर्शन था उससे आजादी मिली है, तो आप आज से ही ये बात छोड़ दीजिए कि भारत के जो इंटरनल पोर्शन से आंदोलन हो रहे थे उससे भारत को आजादी मिली है। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता दूं कि हमारे भारत की आजादी में नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन की जो पॉलिसीज थी वो ऐसी थी कि पूरे साम्राज्य को अपने अंडर में करना। अब नेपोलियन तो क्या है, पहले से अपना काम करके जा चुका था। फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य पहले से कमजोर हो चुका है, ठीक है ना। इंग्लैंड क्यों जीतता है? क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है। नेपोलियन क्यों हार जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के चारों तरफ पानी है और उसके पास ऐसी सेना नहीं है जिससे वो डायरेक्ट फाइट कर सके, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वियना की टीटी वगैरह होती है और नेपोलियन को सरेंडर करना पड़ता है वगैरह, ये सब वर्साई की संधि में हम सब देखते हैं। तो इस समय क्या हो रहा था कि जापान भी अलग हो चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, रशिया भी अलग हो चुका था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जापान के पास जाते हैं क्योंकि जापान अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है। पहले तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखते हैं कि जापान वगैरह सब साथ साथ लड़ रहे हैं। दूसरे में देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाल देता है अमेरिका। के कारण क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो संघ थे, वही वर्ल्ड वॉर कर रहे थे, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र तो वो जो पावरफुल कंट्री है, धुरी राष्ट्र जो सेंटर में जितने भी हैं। अब वहां पे होता क्या है कि ये जो भारत के इंटरनल पोर्शंस में तो सारी डिफेक्ट हो ही रही है। अब पहले से ब्रिटिश सेना जो है पहले से आधी हो चुकी है लड़ लड़ के। और यही तो कारण है कि वो कहते हैं कि भाई हम आपको क्या करेंगे, अगस्त सितंबर में आपको हम आजाद करेंगे। लेकिन माउंटबेटन क्या है, जून में आजादी की बात, 3 जून की योजना बना लेते हैं कि हम जून में आजाद कर लेंगे। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वगैरह, जो कि 15 अगस्त को आजादी मिलती है। तो ये हम सब तरफ से गिरे हुए हैं। अमेरिका पहले से आजाद हो चुका था 18वीं शताब्दी में, 1860 के आसपास में। तो अब ये क्या कारण हो रहा है कि अमेरिका भी आजाद हो चुका है। अमेरिका को बड़ा मार्केट चाहिए। अमेरिका हमेशा से क्या है कि मार्केट के रूप में काम करता है। अब अमेरिका कहता है कि आप या तो भारत को आजाद करो, क्योंकि हमारे पास मार्केट नहीं है। रशिया ने अपना मार्केट खोल नहीं रखा था। रशिया ने, तो मैं कह रहा हूँ आपको, बिस्किट जो होता है ना, बिस्किट और जींस, वो भी अब देखिए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, उन्होंने कभी मार्केट खोला ही नहीं है अपना। मतलब कभी किसी से व्यापार भी नहीं करता है, ना बाहर की चीज अंदर आने देते हैं। तो वो तो बहुत बिस्किट और जींस वगैरह ये सब तो बहुत बात की बात है रशिया के लिए, ठीक है। तो अब अमेरिका ये चाह रहा था कि आप फ्रीडम करो, जबरदस्ती प्रेशर बना रहा यूएसए इसके यूके पे, ताकि अब
अमेरिका प्रेशर बना रहा है, जापान उधर से प्रेशर बना रहा है, तो ये लोग भागे यहाँ से, हमने भगाया नहीं है, जबरदस्ती भागे ये जापान के कारण, क्योंकि उनको पता था जापान ऐसी तैसी कर देगा। और सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी ने साथ क्यों नहीं दिया था? क्योंकि गांधी जी ये सोच रहे थे कि हम अभी अभी तो इन लोगों से आजाद हुए हैं, अगर ये जापान फिर अंदर आ जाएंगे ना, तो हम जापान से और कौन लड़ेगा, इतने सालों से तो हम पहले से इंसल्ट कर रहे थे। वो बहुत लंबी कहानी है, जब आधुनिक आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। चलिए हम वापस यहाँ पे अपने राजस्थान में आ जाते हैं, विश्व से बाहर निकलते हैं, ठीक है, फिर राजस्थान में आ जाते हैं। तो ये चीजें तीनों चीजें समझ में आ गई। अब देखिए मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब हुआ क्या साथियों कि 1919 और 1920 ये दो अहम जो थे आंदोलन चल रहे थे। विजय सिंह पथिक को यह समझ में आ चुका था कि जब तक बिजोलिया किसान आंदोलन को हम राष्ट्रीय रूप नहीं देंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। अब राष्ट्रीय रूप देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले गांधी जी को प्रसन्न करो, क्योंकि उस समय सब करता धरता वही है। और गांधी जी का इतना खौफ था उस समय कि कोई बंगाल, जिस व्यक्ति ने गांधी जी को देखा ही नहीं है, वो भी बंगाल में बेटा बेटा कर कुछ भी बात हो जाए, कोई भी मैटर होता है, गांधी को बुलाऊं क्या, डायरेक्ट ही ऐसी धमकी देता है। और 1919 में अमृतसर का एक अधिवेशन होता है, 1919 में अमृतसर का अधिवेशन होता है। और ध्यान रखना 1920 में क्या होता है, नागपुर का अधिवेशन होता है। इस दोनों में ये राष्ट्रीय मंच पे बात लेके जाते हैं, लेकिन केलकर और गांधी इन सब के लिए सहयोग नहीं करते हैं। गांधी और केलकर ने तो सहयोग किया था, लेकिन गांधी जी ने इस चीज का बड़ा विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि अगर हम छोटे रूप में रह जाएंगे ना, हम सिर्फ बिजुलिया या इस तरीके के आंदोलन करने लग जाएंगे, तो हम राष्ट्रीय रूप के जो आंदोलन थे उसको प्रभावी नहीं बना सकते हैं, है ना। तो पहले आप ये लिखो, फिर मैं आपको और डिटेल से समझा देता हूँ। लिखिए पहली लाइन, 1919 के कहां तक लिख लिया था, लास्ट कहां तक लिख लिया था? द्वितीय चरण खाली लिखा, हेडिंग डाली है, पर्चा डाल दिया, किसका डाल दिया? माता जी का डाल दिया पर्चा। हाँ। तो ये अपने भवानी दयाल वाली लाइन लिख ली थी, राजपुताना भवानी दयाल वाली लाइन लिख ली। अच्छा यहाँ तक ही लिखा, नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। राजपुताना मध्य भारत सभा ने, राजपुताना मध्य भारत सभा ने राजपुताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग बनाकर भेजा। जांच आयोग बनाकर भेजा। नेक्स्ट लाइन, 1919 के 1919 के कांग्रेस के 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में किसानों के पक्ष में तिलक ने किसानों के पक्ष में 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने किसानों के पक्ष में प्रस्ताव रखा। केलकर ने इसका समर्थन किया। गांधी एवं मालवीय कौन है? मदन मोहन मालवीय, है ना। मालवीय ने इसका विरोध किया। तिलक ने महाराणा मेवाड़ को पत्र लिखा। उन्नीस सौ बीस के नागपुर अधिवेशन में कालू जी और गोकुल जी एवं नंदराम जी
नंदराम जी किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी लगाई। अब सुनिए होता क्या है कि 1919 में तिलक और केलकर तो मान गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब विजय सिंह पथिक को लगा यार कि जब तक बापू को नहीं मनाएंगे ना तब तक क्या है बात बढ़ेगी नहीं। तिलक ने तो चलो माना मेवाड़ को पत्र भी लिख दिया है, लेकिन बापू को मनाना जरूरी है। अब इसके लिए किसको तैयार करें, तो इन्होंने 3 लोगों को तैयार किया, कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी। अब इन तीनों को कहा कि आपको क्या करना है कि नागपुर में अधिवेशन होगा 1920 में नागपुर में, क्योंकि हर साल अधिवेशन हो रहा है, तो नागपुर में अधिवेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो गांधी जी है ना उनके पग पकड़ लेना है। अब वो सोच रहे हैं कि गांधी जी, हमने तो कभी गांधी जी को देखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या धोती, उन्होंने धोती पहन रखी होगी, बनियान पहन रखी होगी और क्या लगड़ी होगी हाथ में। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में चले गए। अब उन्होंने क्या बापू के नीचे ही पड़ के जबरदस्ती क्या कर दिया, पैर ही पकड़ दिए, पैर ही पकड़ दिए। फिर बापू कहेगा अरे मेरे को छोड़ो, मेरी धोती खुल जाएगी, तो फटाफट ये छोड़ो, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ। तो उन्होंने कहा था कि हम पहले वही है जो 1919 में पथिक जी जो लेके आए थे ना, वही लोग हैं, लेकिन हम उनकी तरफ से अब आए हैं। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। अब गांधी को ये टेंशन तो थी कि अगर मैं बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गया तो क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है वो हम पे हावी हो जाएंगे। ब्रिटिशर्स सोचेंगे यार ये छोटा सा रियासत में क्या काम कर रहा है, वो भी ये तो महाराणा के थ्रू ही करा सकता है, गांधी तो बहुत पावरफुल पर्सन है, और वो तो क्या है कि राष्ट्रीय व्यक्ति है, और राष्ट्रीय व्यक्ति है तो इतने छोटे स्थान पे आना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए वो अवॉइड करना चाह रहे थे। तो फिर क्या हम उनके वाइफ को भेजेंगे। लिखिए नेक्स्ट लाइन, ये लिख लिया प्रदर्शनी, लिखिए गांधी ने अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। मतलब गांधी जी ने कह दिया चलो ठीक है तुम लोग जाओ, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से क्या कर दिया उन्होंने, अप्रत्यक्ष समर्थन दे दिया। अब गांधी क्या करेंगे कि गांधी का एक पीए था, यानी कि उनका पीए महादेव देसाई, सारे काम ये देखता था गांधी जी के, है ना। तो महादेव देसाई को ये क्या करते हैं, महाराणा मेवाड़ के पास भेजते हैं। तो लिखिए महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को महाराणा से मिलने उदयपुर भेजा। महाराणा से मिलने उदयपुर भेजा। अब आपको क्या करना है, जितने भी रियासत द्वारा जितने भी जो आयोग बनेंगे, एक आयोग क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो अब आपको जितने भी रियासत बनेंगे, नए पैसे शुरू कर लिया, जगह है तो वहीं से लिखिए। बाकी आप पहला रियासत द्वारा जो आयोग बनाया गया था उसके सारे नाम लिखेंगे। लिखिए रियासत का प्रथम आयोग, प्रथम जांच आयोग, रियासत का प्रथम जांच आयोग 1919। रियासत का प्रथम जांच आयोग 1919। पहला नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। सेकंड अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य, सेकंड लिखिए अफजल अली। नेक्स्ट अमर सिंह, अपना मोबाइल साइलेंट रखिए, क्योंकि क्या है यूट्यूब पे डालने से आपके अगर रिंगटोन इसमें बज गई ना तो कॉपीराइट लग जाता है। तो अपनी क्लास में स्पेशल ध्यान रखिएगा कि मोबाइल साइलेंट ही रखिए ना। जो नॉर्मली जो सॉन्ग होता है उससे नहीं लगता है, मतलब फ़ोन की जो इनबिल्ट वाली जो होती है रिंगटोन, लेकिन जो सॉन्ग वगैरह होता है उससे कॉपीराइट लग जाता है, इतनी सी आवाज़ से पकड़ लेता है। नहीं, पर वो डिपेंड करता है कि स्ट्राइक देते तो फिर हट जाता है, कॉपीराइट से चैनल डाउन हो जाता है। जैसे अभी भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है ना, दमादम सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लिखिए रियासत का दूसरा जांच आयोग 1920।
रियासत का दूसरा जांच आयोग 1920। पहला नाम राज सिंह बेदला, राज सिंह बेदला। दूसरा जांच आयोग, ठीक है। बस नाम को पहले तो खाली ये नाम थे। पहला जांच आयोग 1919 में गठित हुआ था और ये बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह, ये तीन व्यक्ति उसमें थे जांच आयोग में, बस, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध किस किसान आंदोलन से है, या अफजल अली का किस किसान आंदोलन से है, ठीक है। अमर सिंह का किस आंदोलन से है, ठीक है। केसरी सिंह केसरी सिंह हम पढ़ते हैं ना, उनका भांजा है, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट लिखिए, रियासत का दूसरा जांच आयोग राज सिंह बेदला 1920 है। राज सिंह बेदला, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। नहीं, नाम वाम कुछ नहीं, बस आपको लोगों के नाम ध्यान रखना है जी। बस ये डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि किसका संबंध किससे है, ठीक है। दो तीन जांच आयोग है। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार का जांच आयोग 1922। नाम लिख लिए ये, अंग्रेजी सरकार का जांच आयोग 1922, ठीक है। एक इसमें अंग्रेजी सरकार का होगा, एक इसमें रियासत का होगा। पहला नाम अंग्रेजी सरकार इसमें लिखेंगे। पहला नाम लिखिए रॉबर्ट हॉलैंड, ये उस समय एजीजी था, है ना, राजस्थान का एजीजी था 1922 में, ठीक है। रॉबर्ट हॉलैंड। नेक्स्ट, अगलवी। नेक्स्ट, विल्किंस। ये मेवाड़ के पीए था उस समय, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई रियासत में 1922 में मेवाड़ का पीए कौन था, विल्किंस था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र, हाँ नहीं इसमें लिखा रहा हूं मैं, वो आज चेंज कराऊंगा तो बता दूंगा। प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये आप आगे ब्रैकेट में लिख ही दो आप साथ साथ में। ये मेवाड़ पीए था, ठीक है, और ये मेवाड़ दीवान था। तो पैसे का लेन देन का जो भी काम देखता था उसको दीवान कहते हैं ना। और इसमें एक और नाम लिख लीजिए, बिहारी लाल, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉलैंड, अगलवी, विल्किंस, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल, ये क्या था, अंग्रेजी सरकार द्वारा जितने भी अधिकारी थे वो थे। अब यहाँ पे सामने लिखेंगे किसान नेता, ठीक है, ये तो अधिकारी हो गए सभी, उधर लिखेंगे किसान नेता। रियासत में जितने भी किसान नेता थे उनके नाम लिखे। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल, मोतीलाल। नेक्स्ट, नारायण जी पटेल, नारायण जी पटेल, और ध्यान रखना इन सब ने मिलके ये जो लास्ट में बना है रियासत का जांच आयोग, इन सब ने क्या किया है, 84 कर में से 35 करोड़ को हटा दिया, है ना। लास्ट लाइन लिख लीजिए, ये सभी लिखने के बाद एक लाइन दिखा रहा हूं मैं, लिखिए। इस आयोग ने, लिख लिया, नाम लिख लिया,
कौन सा वाला? नारायण जी पटेल। ये लिखा रहा हूं मैं, लाइन लिखा रहा हूं, देखिए। इस आयोग ने किसानों के 84 में से 84 में से 35 जो टैक्स थे यानी कर माफ कर दिया। एट्टी फोर कर में से 35 कर जो थे वो माफ कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है, दुनिया होती है गोल, और सामंत ने क्या कहा कि मैं इस समझौते को अस्वीकार करता हूं। यानी कि सामंत ने ये जो समझौता था ये अस्वीकार कर दिया। लिख लीजिए लाइन। कि सामंत ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। इस आयोग ने ये जो बना ना, देखिए ये तो अधिकारी है, ये तो सुनिए 3 आयोग बन रहे हैं। पहला आयोग ने काम किया है, अब दूसरा आयोग क्यों बना है? क्योंकि पहले आयोग वाली जितनी भी सिफारिशें थी वो स्वीकार नहीं हो पाई, इसलिए हमेशा दूसरा आयोग बैठता है। दूसरा आयोग फिर क्या होता है कि उसकी भी जो थी वो भी कुछ सेटलमेंट नहीं कर सका। फिर तीसरा आयोग बनता है जिसमें एक तरफ तो अधिकारी होते हैं और मेवाड़ के दीवान हम देख रहे हैं, मेवाड़ का पीए है और राजस्थान का एजीजी यहाँ बैठ रहा है, और साथ में कौन है? किसान बैठ रहे हैं। इतने मतलब पूरे राज्य स्तर की, बड़े रियासत स्तर की मीटिंग हो रही है। लेकिन फिर ये क्या करते हैं कि 84 में से 35 कर हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन सामंत क्या कहता है कि ये जो समझौता आप लोगों ने किया ना, किससे पूछ के किया? मैं तो था नहीं इसमें, तो मैं इस समझौते को अस्वीकार करता हूँ। तुम्हारा रहना हो तो रहो, नहीं रहना हो तो वापिस चले जाओ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि विजय सिंह पथिक का हो गया दिमाग खराब। लेकिन दिमाग खराब क्यों हुआ? एक और कारण आ गया कि सामंत का ही एक जुड़वा भाई आ गया और उसका नाम था ट्रेंच, ठीक है। और क्या होता है, मूर्खों की एक श्रेणी होती है जिसमें हम सामंत को पढ़ रहे हैं, उसके साथ में जब महामूर्ख और मिल जाता है तब क्या होता है, सामंत को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो काम क्या कौन कर रहा था? ट्रेंच काम कर रहा था। अब ट्रेंच ने क्या किया, सुनिए आप, देखिए बहुत मजा आने वाला है। इसने क्या किया कि असिंचित जितनी भी भूमि थी, पता नहीं भगवान जाने इसका क्या दिमाग आया इसके, असिंचित जितनी भी भूमि थी उस पर तो इस भाई ने क्या किया कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया। लेकिन जो सिंचित भूमि थी उस पर इसने क्या किया कि टैक्स को घटा दिया। अब आप समझो कि आपके पास यानी कि 5 बीघे है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप 5 बीघे की भी मालिक हैं तो आपके पास कम से कम 3 बीघे ऐसे होंगे जो असिंचित होंगे। असिंचित का मतलब ये हो गया कि उस भूमि पे कुछ नहीं उगता है, सिर्फ चारा उगता है और गाय भैंसों को खाने के काम आते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं, कोई यूजलेस है। लेकिन 2 बीघे आपके पास ऐसे जरूर होंगे जहां पर क्या होगा कि आप कुछ न मक्का की बुआई कर रहे होंगे या गेहूं की बुआई कर रहे होंगे, यानी कि उसको सींचा जा रहा है, यानी कि वो भूमि काम आ रही है। अब बेसिक सी बात है कि ये हटा देता हूं, है ना, ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ। अब बेसिक सी बात है कि एक किसान के पास असिंचित भूमि अधिक होगी और सिंचित भूमि क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रही है बात? तो यार भाई अब मुझे बताओ कि टैक्स इकट्ठा कहां से करेगा, कर कहां से इकट्ठा करेगा किसान? सिंचित भूमि से ज्यादा करेगा, असिंचित भूमि से ज्यादा करेगा? सिंचित भूमि से ज्यादा करेगा, क्योंकि वो वही क्रॉपिंग करेगा जिससे उसको कुछ न कुछ रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। तो यही हुआ इन्होंने। अब उसने ये कहा, किसानों ने कहा कि यार ये कौन सा कानून है, इसको कहते हैं लैंड सेटलमेंट, ठीक है। ये लैंड सेटलमेंट था, ट्रेंच का था, और ट्रेंच उस समय जांच अधिकारी आया था और उसने ये लैंड सेटलमेंट किया। और लैंड सेटलमेंट ऐसा किया कि उनकी सबकी आयसें उड़ गई किसानों की, कि हम यहाँ से तो इतना कमा नहीं रहे हैं असिंचित से, और असिंचित पे ज्यादा कर दिया। अब ट्रेंच भी यूं था कि भाई असिंचित भूमि ज्यादा है तो टैक्स हमारे पास ज्यादा आएगा, और इस पे टैक्स वैसे हम ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं। विजय सिंह पथिक ने कहा एक काम करो आप सब लोग, ये जो भूमि है ना आपके पास जितनी भी है, कहां पर? बिजोलिया में, आप सब क्या करो, इसका हक त्याग कर दो। हक त्याग का मतलब क्या है? भूमि छोड़ दो, ठीक है। फिर भूमि छोड़ दी। विजय सिंह पथिक का क्या है, बुरा समय इस समय शुरू हो गया था। जैसे ये हक त्याग इन्होंने कर दिया, भूमि को छोड़ दिया, सामंत ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब क्या करते हैं, इस पूरी भूमि को बड़ियों को जो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो किसान ने, जो सामंत था ना, उसने जितनी भी भूमि थी जो त्याग की गई थी वो सब बेच दी।
अब किसानों के पास किसान करे वो पैसा। फिर किसानों ने क्या कहा कि ये तो हमारे लेने देने पड़ गए। अब इन्होंने क्या करते हैं ये कि ये अब इसके पास जाते हैं, विजय सिंह पथिक के पास में, और ये कहते हैं आपने कहा था कि भाई हम इसको त्याग कर देते हैं भूमि को, और आपके कहने पे हमने त्याग कर दी और ये तो सामान्य जगह बेच दी, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? तो विजय सिंह कहते हैं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से क्या हो गए, अलग हो गए, और किसानों को उनके अब किसान रो पड़े, माथे हाथ बैठ दिए तो भाई साहब बाहर के लोगों के चक्कर नहीं पड़ना। मतलब हमेशा ध्यान रखना, घर में भी कोई बात होती है ना, तो बाहर का जो व्यक्ति उसको कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो घर की बात कर रहा हूँ, विजय सिंह ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, हम आगे और देखेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब क्या होता है कि फिर हरिभाऊ उपाध्याय आते हैं, जमनालाल बजाज आते हैं, और वो वापिस बात करते हैं। सी राघवाचारी उस समय दीवान भी थे। मोहनलाल जो मेहता थे उनसे भी बात करते हैं, जो हम मेहता साहब यहाँ पे आप फतेहपुरा जाएंगे, उनकी स्टेच्यू भी बनी हुई है मोहन सिंह मेहता की, तो वो आते हैं। और उसके बाद में किसानों के साथ में आपसी रंजामशी होती है, और उनको ये कहते हैं कि आप प्रजामंडल के साथ में, जो हम अपकमिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कहते हैं कि जो आप प्रजामंडल के साथ में आप इन्वॉल्व नहीं हो गए तो हम आपको क्या करते हैं, वापस भूमि दे देते हैं। ठीक है, तो ले दे के घुमा फिरा के उनके पास वापस वो भूमि आ जाती है। 44 साल तक इन्होंने संघर्ष किया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, और ये पूरा आंदोलन वैसा का वैसे हो जाता है। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं किसान वापिस आ गए, और किसानों को पता पड़ गया कि नवरी लड़ाइयाँ आपने नहीं करनी, आपने खेती करनी, मक्की खोदनी और बीज बोना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पूरा था। चलिए तृतीय चरण इसमें लिख लीजिए, 1923 से 1941 तक। ठीक है, पहले मैंने लिखा दिया था ये आपको, तृतीय चरण है 1923 से 41 तक। लिखिए इसमें पहली लाइन, 1923 में 1923 में डाल दो, लिख लिया? हाँ, देखिए 1923 में ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त, या ऐसे लिखिए ट्रेंच द्वारा भूमि बंदोबस्त कानून लाया जाता है। भूमि बंदोबस्त कानून लाया जाता है। हाँ, तृतीय चरण में लास्ट, भूमि बंदोबस्त ट्रेंच ये रहा ट्रेंच। ठीक है, ट्रेन नहीं ट्रेंच है। चलिए लिखिए इसमें भूमि बंदोबस्त। अब भूमि बंदोबस्त के ऊपर थोड़ी सी जगह हो ना, तो लैंड सेटलमेंट लिख लीजिए उस पर, लैंड सेटलमेंट। थोड़ी सी जगह हो ऊपर तो छोटा सा लिख लीजिए लैंड सेटलमेंट। ठीक है, मतलब लैंड को सेटल किया उन्होंने, और बहुत जोरदार तरीके से लैंड सेटल किया था। ठीक है, लिख लिया भूमि बंदोबस्त। ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया, या क्या लाइन क्या लिखी थी, ट्रेंच द्वारा भूमि बंदोबस्त कानून लाया गया था। ठीक है, ठीक है, जिसमें असिंचित भूमि का कर बढ़ा दिया, जिसमें असिंचित भूमि का कर बढ़ा दिया और सिंचित भूमि का कर घटा दिया, और सिंचित भूमि का कर घटा दिया। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन लिखिए, विजय सिंह पथिक के कहने पर सभी किसानों ने भूमि को सामंत को सौंप दिया। सभी किसानों ने भूमि को सामंत को सौंप दिया। सामंत ने भूमि बेच दी। सामंत ही इसके माथे का, इधर समझौता नहीं कर रहा है एक्सेप्ट, इधर भूमि दे रहा है तो भूमि भी सेल कर दी। नेक्स्ट लाइन लिखिए, लिख ली, सामंत ने भूमि बेच दी। नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। ये भी भाई ठीक था, मतलब इसके ऊपर बर्डन आया और सब कुछ फंसा चारों तरफ से ही है, और इन्होंने कहा भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, घर बार तो वैसे ही उसका यहाँ पे है नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। 1927 में विजय सिंह पथिक
आंदोलन से अलग हो गए। नेक्स्ट लाइन लिखिए। कालांतर में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय कालांतर में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने आंदोलन का नेतृत्व किया। नाम लिखे हुए हैं दोनों ये। आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट लाइन। 1941 में वी राघवाचारी ब्रैकेट में कर दीजिए मेवाड़ के दीवान और मोहन सिंह मेहता इनके ब्रैकेट में कर दीजिए मेवाड़ के राजस्व मंत्री। सेवा मंदिर लाइब्रेरी देखी है सभी ने? सेवा मंदिर लाइब्रेरी या फतेहपुरा पे है सेवा मंदिर लाइब्रेरी करके। उसके जस्ट सामने की तरफ एक गार्डन है, वो मोहन सिंह मेहता करके एक पार्क है, वहाँ पे उनका स्टेचू बना रखा है वहाँ पे। मोहन सिंह मेहता तो राजस्व मंत्री थे उस समय। क्या लाइन लिखी थी 1941 में? किसान लाइन बोलिए एक बार। वी राघवाचारी, हाँ मोहन सिंह। किसान थोड़ी लिखा था इसके बीच में। हाँ, द्वारा किसानों से समझौता कर लिया जाता है। रियासत ने प्रजामंडल आंदोलन में भाग न लेने की शर्त पर किसानों को भूमि वापस लौटा दी। किसानों को भूमि वापस लौटा दी। ठीक है, अब टॉपिक डालिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 101% इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति है गंगाराम जी धाकड़, उनके घर पे क्या चल रहा है? मौसर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि गंगाराम जी के रिश्तेदारी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, बेसिक सी बात है। और वो कौन सी जाति के हैं? धाकड़ थे। तो इसका मतलब पहली लाइन लिखिए कि यह आंदोलन धाकड़ किसानों द्वारा चलाया गया। अब बात समझ में आई? मैंने सबसे लास्ट में क्यों लाइन लिखाई? ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो सके कि ये आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था। ठीक है, पहली लाइन लिख। मेरे को समय नहीं मिला, मैं थोड़ा सा व्यस्त था। हाँ, आ जाएगी, आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी 100%। अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, क्या पारिवारिक थोड़ी समस्या आ गई तो सर ने बताया भी होगा। ठीक है ना? नहीं बताया? अच्छा, कोई बात, थोड़ा सा हॉस्पिटल का काम आ गया था।
तो इसलिए मैं तो बुक में तो बिजी हो जाता हूँ। ठीक है, मैं बहन है उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए 3 जगह से पैर फ्रैक्चर हो गया, एक ही पैर 3 जगह से हो गया। चलिए लिखिए, किस धाकड़ किसानों द्वारा चलाया गया। सेकंड लाइन पॉइंट डाल के लिखना है ना, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए। इस आंदोलन के दौरान रमा देवी तथा अंजना देवी जेल गई। इस आंदोलन के दौरान रमा देवी और अंजना देवी जेल गई। देखिए ये लाइन इसलिए मैंने लिखा है आपको, ताकि क्या अभी क्या ट्रेंड हो गया है, महिलाओं के बारे में ज्यादा पूछता है ना। रमा देवी और अंजना देवी, ये दोनों जो देवियां थी, ये दोनों कहाँ गई, जेल गई थी। नेक्स्ट लाइन, यह आंदोलन बोल्शेविक क्रांति, रूस में एक क्रांति हुई थी, इस क्रांति का नाम था बोल्शेविक। बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी, से भी प्रभावित थी। देख ली लाइन। नेक्स्ट लाइन लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन, ऐसे लिखिए, अहिंसक आंदोलन ना। फिर नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए 44 साल। क्या हुआ, हाँ लंबा, बड़ा तो ऐसे हो जाता है, लंबा ऐसे हो जाता है। 44 वर्ष। नेक्स्ट लाइन लिखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन ने अन्य सभी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में अन्य सभी किसान आंदोलन के प्रेरणा के रूप में कार्य किया, के प्रेरणा के रूप में कार्य किया। हम ये भी बात देखेंगे आगे। देखिए जो बेगू किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, ये सब साथ साथ में ही चल रहे हैं। तो विजय सिंह पति है, बेगू भी जाएगा, ठीक है, इधर भी होगा। तो आप ये मत सोचना कि बिजोलिया किसान आंदोलन खत्म हुआ फिर भी बेगू किसान आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारी चीजें साथ साथ में ही चल रही है, ठीक है। जैसे कि साइफन पे भी गाड़ियाँ चल रही है, फतेहपुरा में भी चल रही है, चटक पे भी चल रही है, तो गाड़ियाँ सब जगह चल रही है। वहीं से गाड़ी इधर भी आ रही है, आगे भी आ रही है ना, एक ही समय में सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या लाइन लिख ली हमने, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो अन्य सभी किसान आंदोलन से प्रेरित था। देखिए यह आंदोलन स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन था। किसान हम देख रहे हैं कि स्वयं ही महाराणा मेवाड़ से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हो रही है, तो किसान ही जाके वापिस अलग अलग कार्य कर रहे हैं। वापिस हमने नागपुर अधिवेशन में देखा, वहां पर भी वापिस किसान ही गए। तो किसान क्या है, उनको बता रहे हैं खाली, लेकिन वो स्वावलंबी खुद के दम पे कर रहे हैं। यूं नहीं है कि पकड़ पकड़ के काम कर रहे हैं, सारा एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इस माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन में पंचीड़ा गीत लिखे हैं। ये प्रश्न आया हुआ है ना। माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन हेतु पंचीड़ा गीत लिखा, पंचीड़ा गीत लिखा। नवरात्रि वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है? आई होगी किसी न किसी के दिमाग में एकदम नवरात्रि वाली फीलिंग आ रही होगी, पंचीड़ा पंचीड़ा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जानते हैं सभी इनको, उनकी एक कृति थी रंगभूमि। अरे मुंशी प्रेमचंद्र को तो जानते हो, ठीक है, हिंदी के उपन्यासकार हैं। हाँ क्या चीज, हाँ मुंशी प्रेमचंद्र ने
अपना उपन्यास रंगभूमि इस आंदोलन को समर्पित किया? मुंशी प्रेमचंद्र ने अपना उपन्यास रंगभूमि इस आंदोलन को समर्पित किया। मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर मुझे कोई पूछे कि आपका सबसे अच्छा लेखक कौन है, तो प्रथम नाम मुंशी प्रेमचंद्र का ही आता है। मुझे क्या, कोई भी हिंदी के जो शिक्षक हैं उन सबको पूछा तो मुंशी प्रेमचंद्र, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र की जो कृतियां हैं जितनी भी, ठीक है, आपने जैसे कि 10th क्लास में दो बेलों की कथा सुन देखी होगी, वो मुंशी प्रेमचंद्र ने ही लिखी है। ये छोटी छोटी कहानियां, लेकिन उनकी जैसे कि निर्मला एक कहानी है, रंगभूमि है, गोदान है ना, तो ये सभी क्या मुंशी प्रेमचंद्र की है। और निर्मला जैसी कहानी आप जो, मतलब उनकी कहानियों में थोड़ा मर्म के हम कह सकते हैं, है ना, मतलब वो जीवंत बताती है सारी चीजों को ना। मतलब उसमें निर्मला में लगता है कि एक जैसे कि बहुत कम एज की लड़की से बड़े एज की लड़की की शादी हो जाती है, फिर वो कैसे उसका हस्बैंड मर जाता है, फिर कैसे वो अपना घर चलाती है, फिर उसके बच्चे मर जाते हैं, 5 बच्चे होते हैं उस औरत के, फिर धीरे धीरे करके सब मर जाते हैं, फिर एक लास्ट बच्चा बचता है, और बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। और वो बताता है कि समाज में एक पुरुष के मर जाने से स्त्री का जीवन कैसा हो जाता है। अगर उसका जीवंत कहानी देखनी हो तो निर्मला पढ़ना, ठीक है। निर्मला पढ़ने के बाद मैंने खुद, मतलब वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो ऐसी है, आप हाथ में लोगे उसको खत्म नहीं करोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। निर्मला एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ने के बाद कम से कम 17 से 18 पेज मैंने लिखे हैं, उसके आगे क्या हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छा है। जब भी आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो तब आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ा करें। उससे क्या, दो चीजें होंगी, एक तो सामाजिक जीवन में आपका जो मस्तिष्क है उसका विस्तार ज्यादा होगा, और दूसरा जो लेखन क्षमता है, जो भाषा शैली है, वो और ज्यादा विस्तृत होगी। मतलब किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से शब्दों का स्टेबलाइजर होता है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, ये अंजना देवी चौधरी है ना, ये वाइफ थी लिखिए, क्या हुआ, बच्ची को देख रहे हैं, देख के हंस रहे हो। लिखिए, अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, और इनके नीचे ऐसा देश बन के लिख देना, जेल जाने वाली पहली महिला, जेल जाने वाली पहली महिला। तो जरूरी नहीं है कि आपको अंजना देवी चौधरी के बारे में यहाँ से डायरेक्ट ये पूछे कि अंजना देवी चौधरी का संबंध किससे है, ठीक है, या फिर रमाकांत चौधरी जो है उनके, राम नारायण चौधरी जो है उनकी पत्नी का नाम क्या है, ये तो प्रश्न कभी नहीं आएगा। पर हाँ, ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि राजस्थान में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो अंजना, हाँ, ये राजस्थान में जेल जाने वाली पहली महिला है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, इतना हम राजस्थान पढ़ते आ रहे हैं, तो जेल तो पहली महिला जा रही है। दूसरी लाइन लिखिए। भंवरलाल तथा प्रेमचंद्र ने, भंवरलाल तथा प्रेमचंद्र ने अपने गीतों, भंवरलाल तथा प्रेमचंद्र ने अपने गीतों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से जनता में जन जागृति, जनता में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। जन जागृति फैलाने का कार्य किया। कोई आपको पूछ ले कि बताओ भंवरलाल जी ने जो काम किया है जन जागृति फैलाने का, तो कौन से गीत के माध्यम से किया है, तो ये जो भंवरलाल जी थे, इन्होंने कौन सा गीत लिखा है, मान रे मान, है ना। बस इतना सा याद रखना, ज्यादा नहीं याद, फिर मान जाएंगे आगे, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, नहीं दिख रहा है। भंवरलाल तथा प्रेमचंद्र के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से क्या किया है, जन जागृति फैलाने का कार्य किया है। और भवन मान रे मान किसका, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो वहां पे ध्यान रखना है कि ये भंवरलाल जी का लिखा हुआ गीत है, तो भंवरलाल करके आगे मान रे मान, ठीक है, ऐसे कहे भंवरलाल जी का गीत है ये, और मान रे मान। बस थक गए, 1 घंटा तो हुआ, सिर्फ 3 घंटे की क्लास थी आज अपना। क्यों नहीं थी, नहीं थी, बस 1 घंटे में कहाँ मजा आता है, 3-4 घंटे हो लगातार तो क्लास में मजा आया ना।
हाँ, हाँ, 4 से, सही बात है। मेरा, हाँ मेरा तो जीव है ही नहीं, सुबह 7 बजे रख लो, शाम को 7 बजे तक रख लो। चलिए कोई बात नहीं, ये अपना पिछले किसान आंदोलन खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे कल से। चलिए छुट्टी है आपकी।